हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के साहित्य के इतिहास में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद बरदाई से जुड़ा हुआ। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि आदिकालीन कवि चंद बरदाई का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा चंद बरदाई का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे कि आदिकालीन प्रसिद्ध कवियों में चंद बरदाई अपना विशेष स्थान रखते हैं। वह पृथ्वीराज रासो के रचयिता माने गए हैं, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया गया है। इसी कारण अधिकतर विद्वान उन्हें आदिकाल के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिनते हैं। ये महाराजा पृथ्वीराज चौहान के मित्र, राजकवि और सामंत थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म संवत 1205 में हुआ। ये जगात गोत्र के भट्ट ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम वेना अथवा राव वेणु था। इनका जन्म लाहौर में हुआ। कवि चंद बरदाई की दो शादियां हुई। प्रथम पत्नी का नाम कमला और दूसरी का नाम गोरा था। दोनों पत्नियों से कवि की 11 संतानें हुई। इनमें 10 पुत्र और एक पुत्री थी। कवि का चौथा पुत्र जलहन एक प्रतिभा संपन्न कवि बना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को बाद में उसी ने ही पूरा किया। व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि का इनको पूर्ण ज्ञान था। ये पृथ्वीराज के अभिन्न मित्र भी रहे। सभा, युद्ध, आखेट आदि में वे हमेशा पृथ्वीराज के साथ रहते। पृथ्वीराज के दरबार में इनको बहुत सम्मान प्राप्त था। जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया और उनकी आंखें निकाल दी, तब कवि चंद बरदाई साधु वेश में गजनी पहुंचे। वहां पर पृथ्वीराज के शब्दबानी भेदी बाण चलाने की कुशलता का वर्णन करके इन्होंने गोरी का वध करवाया। बाद में स्वयं और पृथ्वीराज दोनों की मृत्यु भी वहीं पर हो गई, या उनकी जीवन लीला उन्होंने वहां पर समाप्त कर दी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 ईस्वी में हुई। अतः चंद बरदाई का देहांत भी इसी समय या इसी तिथि को स्वीकार किया जा सकता है। जहां तक रचनाओं की बात है, चंद बरदाई ने बहुत सारी रचनाएं नहीं लिखी। इनकी एकमात्र रचना है पृथ्वीराज रासो। यह कवि चंद बरदाई की कीर्ति का आधार स्तंभ है तथा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। अब आते हैं हम इनकी काव्यगत विशेषताओं पर। यद्यपि अधिकांश विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानते हैं या घोषित कर देते हैं, परंतु इसके पश्चात भी वह इसके साहित्य सौंदर्य के सभी रूपों से प्रभावित भी हैं और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा भी करते दिखाई देते हैं। पृथ्वीराज रासो के हमें 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं, अर्थात कि वो हमें 4 अलग अलग रूपों में मिलता है। और इसका जो चौथा संस्करण है वह मूल रचना के या मूल कथा के कहानी के बहुत ज़्यादा समीप जान पड़ता है। अब हम आते हैं इनकी विशेषताओं पर, जो कि निम्नलिखित रूप से दी जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी नंबर 1 पे युद्धों का सजीव वर्णन। कवि चंद बरदाई ने अपने काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन किया है, क्योंकि वह केवल कवि नहीं एक योद्धा भी थे और वह हमेशा अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्धों में भाग लिया करते थे। इस कारण उन्हें शस्त्र और शास्त्र का पूरा ज्ञान भी था और उनके चमक धमक के बारे में भी उन्हें पूरी तरह से उनको पता था। परिणाम ये हुआ कि उनके काव्य में यह एक विशेषता के रूप में आया और युद्धों का जो वर्णन है वो सजीव बन पड़ा। नंबर 2 पे हमारे पास है वीर और श्रृंगार रस। उनके इस महाकाव्य में वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक हुआ है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के प्रेम का वर्णन करने के लिए अनेक स्थल संजोए हैं। नारियों के रूप सौंदर्य एवं संयोगिता चित्रण में कवि ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। इस संदर्भ में डॉक्टर लालचंद मंगल का कहना है कि पृथ्वीराज जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी। कवि ने एक और युद्धों के वर्णन में
उसकी वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, तो दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है। उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पाने पर जीवन का विलास पक्ष अपनी पूर्ण रमणीयता के साथ उभरता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रेम और शौर्य के सभी क्षेत्रों में कवि ने कुछ नैतिक मर्यादाओं का निर्वाह किया है, जिसके कारण रस की सात्विकता सुरक्षित रही है। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में इन दोनों रसों का भरपूर प्रयोग किया। नंबर 3 पे है वस्तु एवं प्रकृति वर्णन। वस्तु वर्णन और प्रकृति वर्णन में कवि चंद बरदाई सिद्धहस्त थे। रासों की वर्णात्मकता पर मुग्ध होकर ही कर्नल टॉड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। प्रस्तुत ग्रंथ में नगर विवाह, रणसज्जा, युद्ध, शत्रु विजय, जय के लिए आखेट आदि में कवि की वर्णन शक्ति अद्भुत है। षड ऋतु वर्णन और प्रकृति वर्णन में भी कवि चंद बरदाई ने अपनी उत्कृष्ट कल्पना शक्ति और वर्णन कौशल का परिचय हमें दिया है। कवि ने बड़ी तन्मयता से नगरों, वनों, सरोवरों, किलों आदि का वर्णन किया है। नदी, नाले, झरने, पर्वत आदि भी कवि की दृष्टि से बच नहीं पाए। मतलब कि इतना बारीकी से उसने प्रकृति के जो रूप हैं उनको छुआ और उनको अपने काव्य के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ कि उनके काव्य में प्रकृति वर्णन और वस्तु वर्णन जो है वो एक विशेषता बन के उभरता है। नंबर 4 पे है इतिहास और कल्पना का समन्वय। कवि चंद बरदाई ने अपने काव्य में पृथ्वीराज की कथा कहते हुए जहां इतिहास के कई पक्षों को लिया, वहीं साथ ही साथ उसने कल्पना का समन्वय भी उसमें कर दिया। बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जहां पर कवि ने कल्पना का सहारा लेके उनको और भी वीरतापूर्ण रस से भर दिया या फिर श्रृंगार रसों से भर दिया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि उनके काव्य में इतिहास और कल्पना का जो समन्वय है वह अद्वितीय है। नंबर 5 पे हमारे पास है भाषा। चंद बरदाई भाषा के धनी थे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भाषा कर थे। भाषा करबद्ध कवि का अनुकरण करती हुई दिखाई देती है। नदी, वन, पवन, युद्ध तथा सौंदर्य वर्णनों के प्रसंगों का भावानुकूल भाषा और शब्दों का प्रयोग करके कवि ने अपना अभिव्यक्ति कौशल हमें दिखाने का भरपूर प्रयास किया है। रासों में जो पृथ्वीराज रासो है उनका ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अरबी तथा फारसी भाषाओं के शब्दों का भी मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। जहाँ युद्धों के वर्णन है वहाँ कवि ने भाषा में ओज गुण का प्रयोग किया है, और जहाँ श्रृंगार व करुणा जैसे कोमल रसों के वर्णन की बात है वहाँ उसकी भाषा में सरसता और मधुरता के रूप हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसीलिए प्राय विद्वानों में उनकी भाषा को लेकर कई प्रकार के मत पाए जाते हैं। इस संदर्भ में चंद्रधर शर्मा गुलेर जी ने का कहना है कि चंद बरदाई की जो भाषा है वह पुरानी हिंदी है। नंबर 6 पे हमारे पास है अलंकार। रासोकार ने काव्यों के भाव पक्ष को समृद्ध करने के लिए अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार योजना पूर्णतः स्वाभाविक एवं अनुकूल है। यद्यपि कवि ने शब्द अलंकारों में अनुप्रास और यमक अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग किया है, परंतु उसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। परंपरागत उपमानों का प्रयोग के साथ साथ उसने यत्र तत्र नवीन और मौलिक उपमानों का भी प्रयोग किया है, जिसके फलस्वरूप भाव सौंदर्य और भी अधिक प्रभावशाली बन पड़ा है। कवि ने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग में विशेष सफलता प्राप्त की है। नंबर 7 पे है छंद। छंदों का जितना विविधोन्मुखी प्रयोग पृथ्वीराज रासों में हुआ है उतना और किसी आदिकालीन ग्रंथ में नहीं हुआ। इस महाकाव्य में छंद योजना पर कवि चंद का पूर्ण अधिकार दिखाई देता है। छंदों में शब्द मानो कवि के इशारे पर नाचते हुए प्रतीत होते हैं। अनेक प्रकार के वार्णिक और मात्रिक छंदों का सफल प्रयोग हमें दिखाई देगा। इनमें छप्पे, गाथा, दूहा, सटक आदि प्रमुख छंद हैं। कवि का छंद प्रयोग का कौशल इस बात से सिद्ध होता है कि एक ही प्रकार के वर्णन में उसने भिन्न भिन्न छंदों को बड़ी प्रवीणता से प्रयोग किया है। इसी से कविवर चंद बरदाई के छंद ज्ञान का भी हमें पता चलता है। उनकी इस रचना में
68 से अधिक छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि चंद बरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जा सकते हैं। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनका काव्य उच्च कोटि का है। वह निश्चित रूप से हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचयिता हैं। अपने काव्य में उन्होंने जो विशेषताएं प्रकट की हैं वो अन्य अथवा प्रवर्ती साहित्यकारों के लिए भी एक मार्गदर्शक का रूप बन के हमारे सामने आई हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद बरदाई जो हैं वह अपने काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में के नक्षत्र पर हमेशा चमकते रहेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, जल्द ही मिलते हैं नए सवाल के साथ।